पर हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में हम पहुंच चुके थे तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि अर्थ इंटीरियर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में पहले अध्याय में हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानी थी कि आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सोर्स क्या थे, स्रोत क्या हैं। उसके अलावा हम लोगों ने भूकंपीय तरंगों, सिस्मिक वेव्स के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत भूकंप के बारे में जानेंगे, भूकंप की माप कैसे की जाती है इसके बारे में समझेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के द्वारा जिन स्थल रूपों का निर्माण हुआ है उन स्थल रूपों के बारे में बात करेंगे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें और साथ ही साथ आपको यह भी बताना होगा कि वीडियो में आपको क्या पसंद नहीं आया। और हाँ, एक बात यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वह लोग पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस लिंक पर विजिट करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि पीडीएफ कोई पढ़ता नहीं है, फिर भी अगर आपको शौक है इकट्ठा करने का चीजों को तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको पी वेव और एस वेव के बारे में बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि पी वेव और एस वेव का संचरण किस प्रकार से होता है, यानी कि किस प्रकार की वह गति करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पी वेव या प्राथमिक तरंग के बारे में। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पी वेव के बारे में। यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एनर्जी मूव कर रही है सीधी दिशा में। अभी एक बार आप लोग फिर से देखिएगा, ये देखिए यहां से पुश हुआ और धीरे धीरे एनर्जी आगे की दिशा में मूव कर रही है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पी वेव होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वह सॉलिड में सबसे अधिक होती है, यानी कि ठोस में उनकी स्पीड सबसे अधिक होती है। और आपको यह भी बता दूं कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनमें जो अणु होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स काफी करीब होते हैं, काफी करीब होते हैं। तो जैसे अगर इस स्थान पर किसी प्रकार की ठोकर मारी जाएगी तो जो पूरा एनर्जी है वह धीरे धीरे इस क्रम में आगे की ओर ट्रैवल करने लगेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने वहां पर कहा था कि जो पी वेव होती हैं उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है कहां पर? सॉलिड में, और वह लिक्विड और गैसेस में भी गति कर सकती हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी पी वेव किस प्रकार से मूव करती हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग हो, जो आप लोगों के कलम में होता था, आप लोग निकाल लेते थे, उस स्प्रिंग को आप लोग करके इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर उसको थोड़ा सा कंप्रेस किया जाए, हालांकि उसका साइज छोटा होता है तो उतना क्लियर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी स्प्रिंग है तो उसको आप अगर आगे की तरफ पुश करेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार के वेव उसमें जनरेट होंगे। और यही हमारी है प्राथमिक वेव या पी वेव। आई थिंक अब आपको पी वेव के बारे में आइडिया हो गया होगा कि इसमें जो हमारे तरंग होती है उनकी गति सीधे होती है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वह सीधी दिशा में होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं द्वितीयक तरंग यानी कि एस वेव के बारे में। द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि सेकेंडरी वेव में जो गति होती है वह किस प्रकार से होती है। जैसे हम लोग कपड़े को झटकते हैं, जब उसको फैलाना होता है कुछ इस प्रकार से करते हैं, या अन्य चीजें होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कपड़े हो गए या अन्य चीजें हो गई जिसको आप इस प्रकार से झाड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की वेव उसमें जनरेट होती है। यही होती है हमारी सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव की स्पीड सॉलिड में अच्छी खासी होती है, लेकिन यह गैसियस और लिक्विड में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग गैसियस और लिक्विड में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो इनको एनर्जी प्रदान की गई है, यह जो एनर्जी है वह एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इसीलिए इनकी गति वहां पर जाकर के शून्य के समान हो जाती है।
तो ये हमने पी वेव और एस वेव के बारे में जाना। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा भूकंप प्रकार के बारे में। जैसे कि जितने भी हमारे भूकंप हैं वह सामान्य रूप से विवर्तनिक होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको भ्रंश से इसके बारे में डिटेल में बताया था कि भूकंप की ओरिजिन किस प्रकार से होती है। तो इसीलिए जो भूकंप हमारे विवर्तनिक कारणों से आते हैं यानी कि टेक्टोनिक कारणों से आते हैं उसे हम लोग विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। उसे हम लोग विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। उसके बाद में हमारा अगला हुआ ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ज्वालामुखी जन्य भूकंप, इस भूकंप को हम लोग विवर्तनिक भूकंप की एक कैटेगरी में ही रखते हैं। तो जब किसी स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो हलचल उस स्थान पर उत्पन्न होती है उसे हम लोग ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। उसके बाद में हमारा अगला है खनन क्षेत्र। कई बार क्या होता है कि जब किसी स्थान पे खनन किया जाता है तो खनन करते समय काफी अंदर तक हम चले जाते हैं, तो इसकी जो छत होती है यह बाद में धीरे धीरे ढह जाती है और इसी हलचल के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग नियात भूकंप या कोलैप्स भूकंप कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियात भूकंप या कोलैप्स भूकंप भी कहा जाता है। अगला हमारा है परमाणु या रासायनिक भूकंप। यहाँ पर इस व्यक्ति को देख करके आपको पता चला होगा किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं और इनके द्वारा समय समय पर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के परमाणु और रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं जिससे उस एरिया में भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जब कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भूमि में हमारे कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं विस्फोट भूकंप। इसे हम लोग एक्सप्लोजन अर्थक्वेक या विस्फोट भूकंप कहते हैं। और हमारा आखिरी है बांध वाले क्षेत्र, यानी कि जहां पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं वहां पर जब हमारे भूकंप आते हैं तो उसे हम लोग बांध जनित भूकंप या रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो आप लोग देख के भी समझ जाएंगे कि ये कौन से भूकंप हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो हमारे भूकंप होते हैं उनकी माप किस प्रकार से की जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं भूकंप के बारे में तो इसका जो मापन किया जाता है यानी कि जो इसको हम मेजर करते हैं वो उसके दो आधार होते हैं। पहला हमारा हो गया भूकंपीय तीव्रता, दूसरा हमारा हो गया आघात की तीव्रता। अब यहाँ पर आपको दो टर्म देखने को मिले होंगे, यहाँ पर आपको दो टर्म देखने को मिल रहे हैं, भूकंपीय तीव्रता और आघात की तीव्रता। अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अगर हम लोग करते हैं मापक के बारे में तो इसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से इसको इसकी माप की जाती है जिसे हम लोग भूकंप लेखी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना भी इसे कहा जाता है जिससे किसी स्थान पर आए हुए भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तीव्रता। तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा यानी कि पी वेव, एस वेव और हमारी जो धरातलीय वेव थी, उनकी स्पीड के अनुसार या उनमें कितना एनर्जी स्टोर है उसके अनुसार जिस भूकंप को मेजर किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भूकंपीय तीव्रता। इसमें जो हमारा पैमाना होता है वह 0 से 10 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10 के बीच में ये पैमाना दर्शाता है। 0 का मतलब हुआ कि जो हमारा भूकंप है उसकी तीव्रता कम हुई। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ पर कहते हैं कि फला स्थान पर भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.2 के आसपास मेजर की गई। तो जो हमारी तीव्रताएं होती हैं जब ये 7 के ऊपर होती हैं तो उससे उस प्रकार के भूकंप से सर्वाधिक खतरा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमने बात की थी आघात की तीव्रता। तो आघात की जो तीव्रता होती है उसमें जो झटकों के दौरान प्रत्यक्ष रूप से हानि हुई है उस हानि से संबंधित होती है। इसे हमारे इटली के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था मर्कैली के द्वारा बताया गया था। मर्कैली ने झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि से संबंधित भूकंप की तीव्रता को मेजर किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो पैमाना होता है 1 से 12 होता है। भूकंपीय तीव्रता के आधार पर उसमें पैमाना 0 से 10 को रिप्रेजेंट करता है और जो आघात की तीव्रता होती है उसमें तीव्रता 1 से 12 के बीच में रिप्रेजेंट की जाती है।
अब हम लोग भूकंप के कुछ प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप सबको पता होगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, पंखस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध और तटबंध टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना, वस्तुओं का गिरना। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई भूकंप के जो प्रभाव होते हैं। अब ये इसमें जो आप शुरुआती 6 देख रहे होंगे, इससे हमारे भूमि पर प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे स्थल खंड पे जो स्वरूप है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग नीचे की ये सारी चीजों की बात करें तो इससे जो हमारा प्रभाव है वह लोगों पर या धन पर पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको कैटेगराइज भी इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो गर्मियों के मौसम में आप सभी लोग तरबूज को तो बड़े चाव से खाते होंगे। तरबूज खाने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारे घर तरबूज आता है तो उसको हम चाकू से काटते हैं और क्या करते हैं, उसमें से इस प्रकार से स्लाइस निकालते हैं। हालांकि ये बड़ा स्लाइस हो गया, इससे और छोटा हम लोग स्लाइस निकालते हैं और उसको खा करके चेक करते हैं कि क्या यह मीठा है या नहीं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब मीठा नहीं होता है तो उसी स्लाइस में थोड़ा सा चीनी डाल के रख देते हैं और फिर उसको सुबह खाते हैं। अब इस तरबूज के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ इसी प्रकार से हम अपनी पृथ्वी की संरचना के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई और इसमें से आप तरबूज से कंपेयर कर सकते हैं और इसमें से हम चाकू डाल करके एक स्लाइस अंदर तक निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो इससे हम लोग अपनी पृथ्वी की संरचना के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप तरबूज से एक पतला स्लाइस इस प्रकार से निकालते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें सफ़ेद वाला भाग कितना है, कितना भाग लाल है और कितना ज़्यादा यह पका हुआ है। तो आप पूरे तरबूज के बारे में समझ सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से, हालांकि पृथ्वी में इस प्रकार से काट करके संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा समझाने के लिए ऐसा मान लिया जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। चलिए हम लोग आगे अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ है। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था। उसमें से जो हमारा पहला भाग है उसे हम लोग कहते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। जो इसका दूसरा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं मेंटल, और तीसरा जो हमारा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं कोर, या इसे हम लोग क्रोड भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम अपनी पृथ्वी को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। अब आइए एक एक करके इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट के बारे में। अगर हम बात करते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, जिसके ऊपर हम लोग निवास करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग चलते फिरते हैं, जिसके ऊपर हम लोग अपनी सारे क्रियाकलाप करते हैं, उसी को हम लोग पृथ्वी की भूपर्पटी या ऊपरी सतह कहते हैं। अब इसकी जो मोटाई होती है वह अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इस फिगर की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ऊपरी भाग हुआ क्रस्ट, ये हमारा हुआ ऊपरी भाग क्रस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे महाद्वीप हैं यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट हैं, वहाँ पर आपको इसकी मोटाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी मोटाई करीब 30 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन अगर आप चले जाएंगे हमारे ओशियन क्षेत्र में यानी कि महासागर के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको इसकी मोटाई कम देखने को मिलेगी। लगभग 5 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है। कितने के आसपास? 5 किलोमीटर के आसपास। रीजन यानी कि कारण क्या है इस प्रकार की मोटाई में परिवर्तन होने का? तो इसमें कारण यह है कि आपने देखा होगा कि हमारे महासागरों में गहराई होती है, हमारे महासागरों में गहराई होती है और इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जल से ढका हुआ होता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं स्थलखंड की, तो ऊंचाई के कारण ये हमारे जो इनका क्रस्ट है यानी कि भूपर्पटी है, इसकी जो ऊंचाई है वह ज़्यादा हो जाती है, या इसकी मोटाई हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर ऊंचे उठे उठे पर्वत हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं अपने हिमालय की,
किसके बारे में? अपने हिमालय की, जो हमारा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो हिमालय के नीचे की जो भूपरपट्टी है इसकी मोटाई करीब 70 किलोमीटर के आसपास है। इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। तो यहां तक हम लोगों ने जाना। अब हम बात करें इसके बारे में कुछ और तथ्यों की, तो यह हमारा बहुत ही भंगुर भाग होता है। भंगुर भाग का मतलब क्या हुआ? यानी कि यह ब्रिटल होता है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसी प्रकार से अगर हम महाद्वीपों के भूपरपट्टी की बात करें तो ये भारी चट्टानों से निर्मित होते हैं, लेकिन अगर हम महासागरों के भूपरपट्टी की बात करें तो ये मुख्य रूप से बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारे महाद्वीपों के भूपरपट्टी हैं वह बने हुए हैं भारी चट्टानों से। अगर हम बात करते हैं महासागरों की भूपरपट्टी की, तो ये हमारे बने हुए हैं बेसाल्ट से। किससे? बेसाल्ट से। घनत्व की बात करें तो जो हमारे महाद्वीप हैं वहां पर जो हमारा घनत्व मिलेगा वह 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, या आप कह सकते हैं 3 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है घनत्व हमारे महाद्वीपों पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं महासागरों पर तो यहाँ पर जो घनत्व है वह घट करके 2.7 हो जाता है। वहां पर घनत्व घट करके 2.7 के आसपास हो जाता है। तो ये हमारी हो गई भूपरपट्टी, यानी कि हमारे पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा। और इसकी जो मोटाई होती है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई पाई जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंटल। किसके बारे में? मेंटल के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका नाम क्या है? मेंटल। यानी कि यह मेंटल नहीं है, लेकिन ऐसा इसका नाम पड़ा हुआ है। तो अब जो हमारा भूपरपट्टी है उसके नीचे के भाग को हम लोग कहते हैं मेंटल। और जहां पर बाउंड्री होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा भूपरपट्टी हुआ और यहां से हो गया मेंटल, इसके बीच की ये बाउंड्री हो गई। तो इस बाउंड्री का नाम है मोहो असांतत्य या मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सततता है वह ब्रेक हो रही है। कॉन्टिन्यूटी जो हमारी है वह ब्रेक हो रही है, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं मोहो असांतत्य। मोहो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि जो हमारी क्रस्ट है और जो हमारे मेंटल है उनके बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं मोहो असांतत्य या मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो यहां से लेकर के जो हमारा मेंटल है यह 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहां तक? 2900 किलोमीटर तक यह भाग हमारा पाया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मेंटल को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। किसको? मेंटल को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। और जो हमारा ये ऊपर का क्रस्ट हो गया, भूपरपट्टी हो गई, और जो हमारा मेंटल का ऊपरी भाग हो गया, जो हमारी मेंटल का ऊपरी भाग हो गया और भूपरपट्टी हो गई, इन दोनों को हम लोग संयुक्त रूप से मिला करके नाम देते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फेयर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फेयर। और इन दोनों को साथ में मिला करके जो मोटाई होती है यह करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो मोटाई होती है वह 400 किलोमीटर के आसपास होती है। और जो ज्वालामुखी के समय हमारी लावा निकलती है या जो हमारी मैग्मा पृथ्वी के भीतर से बाहर आती है वह मेंटल के इसी हिस्से से आती है। यानी कि इससे आपको स्पष्ट होगा कि जो हमारे मेंटल का भीतरी भाग है वह द्रव अवस्था में है। जो हमारा मेंटल है उसकी ऊपरी सतह द्रव अवस्था में है, यानी कि लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पर हमारी जो चट्टानें हैं वह पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो तापमान होगा वह काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मैग्मा का यह मुख्य स्रोत है। और अगर हम बात करते हैं भूपरपट्टी और मेंटल दोनों को साथ में मिला करके, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। अगर हम बात करते हैं भूपरपट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग को मिला करके, तो इसे हम लोग कहेंगे स्थल मंडल। ध्यान रखिएगा कि जो मेंटल का ऊपरी भाग अभी मैंने आपको बताया उसे हम लोग नाम देते हैं, थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई है उसके लिए माफी चाहूंगा, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? दुर्बलता मंडल। उसे हम लोग क्या देते हैं? दुर्बलता। यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, ये हमारी हो गई
भूपरपट्टी, ये हमारी हो गई मोहो आसान तथ्य, ये हमारा हो गया मेंटल का ऊपरी भाग और ये निचला भाग। तो इस ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल, और इस भूपरपट्टी और नीचे वाले क्षेत्र को पूरा मिला करके इसे हम लोग नाम देते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मेंटल में जो हमारा घनत्व होता है वह 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास होता है। कहीं पर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसके आखिरी हिस्से की बात करते हैं जिसका नाम है क्रोड, जिसका नाम है क्रोड। तो क्रोड के बारे में हम लोगों ने कहां पर जाना था, जहां पर हम लोग पी वेव और एस वेव का डायग्राम देख रहे थे। वहां पर मैंने आपको बताया था कि 105 के बाद में, 105 डिग्री के बाद में 145 डिग्री के बीच में जो हमारी छाया क्षेत्र है वह प्राप्त नहीं होती है, यानी कि जो हमारी तरंगे प्राप्त हो रही थी वह अब प्राप्त नहीं होती हैं। और उसी प्रकार से जो हमारी यस वेव है वह यहाँ पर एंटर नहीं कर पाती है। तो इसी को नाम दिया गया था क्रोड। अगर हम क्रोड की बात करें तो इसे भी हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ऊपर का हिस्सा हमारा हो गया बाह्य क्रोड, जिसे में हमारा तरल पदार्थ होता है। और अगर हम आंतरिक हिस्से की बात करें तो इसका हम लोग कहेंगे इनर क्रोड, या हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था मेंटल में कि मेंटल के ऊपरी सतह हमारी लिक्विड स्टेट में है, बाद में सॉलिड है, उसी प्रकार से जो हमारा क्रोड है उसका भी बाह्य हिस्सा तरल है और आंतरिक हिस्सा ठोस है। जहां से हमारी मेंटल और क्रोड की सीमा शुरू होती है, जहां पर मेंटल समाप्त होता है और क्रोड शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ये हमारा जो रीजन हुआ, सॉरी, यहाँ पर जो रीजन है यहाँ पर जो डेंसिटी है अब वह बढ़ चुकी है, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पहुंच चुकी है। और जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे वहां पर आपको जो डेंसिटी है वह 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी डेंसिटी है वह बढ़ती हुई जा रही है। फिर हम बात करते हैं क्रोड के बारे में और थोड़ा सा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रोड है उसका निर्माण हुआ है निफे, संयुक्त रूप से इसे हम निफे कहते हैं। इसका मतलब हुआ हमारी जो निकिल हो गई और लोहा। परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि जो हमारी कोर होती है उसका निर्माण किन धातुओं से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ है वह निकल और आयरन से हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप के बारे में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंटल के दौरान कि मेंटल में जो अपर मेंटल होता है, मेंटल में जो अपर मेंटल होता है वह लिक्विड स्टेट में होता है और वहीं से हमारा मैग्मा बाहर आता है और जाकर के ऊपर जमता है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें पहले ध्यान रखनी होगी। एक तो आप लोग पढ़ते होंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, और दूसरा आप लोग पढ़ते होंगे वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी क्रिया। तो दोनों में अंतर होता है। वोल्केनो का मतलब वह स्थान होता है जहां से हमारे लावा, धूलकण, राख, गैसेज आदि बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वोल्केनिज्म के बारे में तो वोल्केनिज्म एक प्रक्रिया है, यानी कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा का बाहर आना और उसका बाहर आकर के पृथ्वी की सतह पर जमना, ये जो संपूर्ण प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं वोल्केनिज्म। तो दोनों में आप लोग डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा मैग्मा और लावा के बारे में। आपने सुना होगा कई बार मैग्मा कई बार लावा, तो ये दोनों हैं तो एक ही, लेकिन इनके स्थान के अनुसार इनका नाम बदल जाता है। कैसे? जैसे कि जब हमारा यह भाग पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं मैग्मा। जब यह पिघली हुई अवस्था में हमारे मेंटल में रहता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं मैग्मा। लेकिन जब यह पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और यहाँ पर आकर के यह जम जाता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं लावा। तो ध्यान रखिएगा कि वही जब हमारा द्रवित चट्टानें होंगी वह पृथ्वी के अंदर रहेंगी तो इसका नाम होगा मैग्मा और बाद में इसका नाम हो जाएगा लावा। यहाँ पर आप लोग ज्वालामुखी क्रिया देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर धूल कण, राख निकल रही है और साथ ही साथ हमारी पिघली हुई जो चट्टानें हैं वह भी बाहर आ रही हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ ज्वालामुखियों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहली ज्वालामुखी हुई जिसका नाम है सील्ड ज्वालामुखी या सील्ड वोल्केनोज। इसका नाम है सील्ड वोल्केनोज। खास बात क्या होती है कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं ज्वालामुखी, उनमें से अगर हम बेसाल्ट प्रवाह वाली ज्वालामुखी को छोड़ दें तो ये
जो ज्वालामुखी होते हैं ये हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़े हैं। मुख्य रूप से बेसाल्ट से ये निर्मित होते हैं और यहाँ से तरल लावा का उद्गार होता है। तरल लावा का उद्गार मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ से जो हमारा मैग्मा बाहर आता है वह बहुत ही स्लोली बाहर आता है और धीरे धीरे ये आसपास के रीजन में जमता रहता है, धीरे धीरे ये आसपास के रीजन में जमता रहता है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए बारिश हुई, मान लीजिए इस समय इस ज्वालामुखी से लावा नहीं निकल रहा है, बारिश हुई और बारिश के जो कण हैं, बूंदें हैं, वो इसके नलिका में चली गई, यानी कि जहां से आ रहा था, तो उस समय इसमें विस्फोट भी हो सकता है, इसमें विस्फोट भी हो सकता है। इसके अलावा इन ज्वालामुखी की एक खास बात यह भी होती है कि जब इनमें विस्फोट होता है तो उस समय जो ज्वालामुखी होती है वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं, फव्वारे के रूप में। तो इससे आपको क्या लग रहा होगा कि ये कोनिकल शेप में निकल रही है, इसीलिए इसे सिंडर शंकु भी कहा जाता है, इसीलिए ये सिंडर शंकु भी इसे कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि शील्ड ज्वालामुखी क्या है। अब हम बात करते हैं अगली ज्वालामुखी जिसे हम लोग कंपोजिट वोल्केनोज या मिश्रित ज्वालामुखी भी कहते हैं। सामान्य रूप से इस प्रकार की ज्वालामुखियों में जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी कि मैग्मा बाहर निकलती है, वह काफ़ी विस्फोट के साथ में निकलती है, काफ़ी विस्फोट के साथ में निकलती है। और यहाँ पर जो हमारा बेसाल्ट होता है वह काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा लावा होता है, काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा लावा यहाँ पर निकलता है। धीरे धीरे यह निकास नली से बाहर आता है और जो इसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के ये जमने लगता है। तो ये हमारी हो गई मिश्रित ज्वालामुखी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंडर कोन के बारे में, सिंडर कोन के ज्वालामुखी कुंड के बारे में। या सिंडर कोन एक ही बात है, नो, सिंडर कोन अलग चीज़ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, और जो हमारी ज्वालामुखी कुंड है यह अलग चीज़ है। तो चलिए ज्वालामुखी कुंड यानी कि कॉलडेरा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कॉलडेरा के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी प्रकार की ज्वालामुखी है जहां पर जब विस्फोट होता है तो यह विस्फोट काफी ज्यादा तीव्र होता है, यह जो विस्फोट होता है वह काफी ज्यादा तीव्र होता है। तो इस विस्फोट के कारण जो यहाँ का हिस्सा है वह ऊपर नहीं उठता है, जो यहाँ का हिस्सा है वह ऊपर नहीं उठता है बल्कि जमीन के नीचे धंस जाता है। तो इसी प्रकार से जो धंसा हुआ स्थलाकृति बनती है उसे हम लोग कहते हैं कालडेरा, उसे हम लोग कहते हैं कालडेरा, जिसकी आकृति कुछ सिंडर शंकु के समान होती है। सिंडर शंकु को हम लोगों ने बात की थी शील्ड वोल्केनो में, कुछ इसी प्रकार की संरचना आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो ये हमारे कुछ छोटी छोटी चीजें हो गई। उसी प्रकार से हमारे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र हो गया। बेसाल्ट प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है वह काफी धीरे धीरे निकलता है और काफी दूर तक यह बहते हुए जाता है, यानी कि इस प्रकार से काफी दूर तक यह फैलता हुआ जाता है। तो ये बेसाल्ट प्रवाह हो गया। उसके अलावा एक अन्य तथ्य है मध्य महासागरीय कटक, यानी कि मिड ओशिनिक रिज। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे ओशिनोग्राफी में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपको पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिलती है स्थल खंडों पर, उसी प्रकार से हमारे समुद्र के भीतर भी इसी प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? मध्य महासागरीय कटक। सबसे पहले इसकी खोज की गई थी अटलांटिक ओशन में। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसकी लंबाई करीब 70,000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दो चीजें हो गई, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक। अब हम लोग ज्वालामुखी के दौरान निर्मित कुछ स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फिगर से ही बताऊंगा, आपको इसी फिगर पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैथोलिथ के बारे में। बैथोलिथ क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा जो मैग्मा होता है वह पृथ्वी के भीतर ही किसी कारण से ठंडा हो जाता है, तो उस ठंडे हुए मैग्मा से जिन स्थलाकृतियों के निर्माण होता है पृथ्वी के भीतर, उसे हम लोग कहते हैं बैथोलिथ। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैथोलिथ। अब जब यह हमारा जो मैग्मा है यह धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और इस शेप में इसका जमाव होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेप में इसका जमाव होता है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं लैकोलिथ। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा मैग्मा बिना ऊपर नीचे आए वहीं पर जम जाता है तो उसे हम कहते हैं बैथोलिथ। लेकिन जब इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है तो उससे जो हमारी स्थलाकृति बनती है उसे हम लोग कहते हैं
लैकोलिथ। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं बैथोलिथ के बारे में, तो जो हमारे बैथोलिथ होते हैं ये बने होते हैं ग्रेनाइट से, ये बने होते हैं ग्रेनाइट से। और लैकोलिथ, लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ अगर आप कहें तो आप इसे भी मान सकते हैं जो हमारी मिश्रित ज्वालामुखी थी। मिश्रित ज्वालामुखी में मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे इस प्रकार से निकलती हुई ये जम जाती हैं। तो अगर अपरदन के परिणाम स्वरूप इसके ऊपर की मिट्टी हट जाती है तो ये जो हमारी लैकोलिथ हैं ये बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने दो के बारे में डिस्कस किया, एक लैकोलिथ हो गया, एक हमारा बैथोलिथ हो गया। अब हम तीसरे की बात करेंगे जिसका नाम है लैपोलिथ, जिसका नाम है लैपोलिथ। कुछ इसी प्रकार की संरचना आप कह सकते हैं जिस प्रकार से लैकोलिथ हुआ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लावा है उसका जमाव पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से हो जाए, या इसका जो जमाव है यह पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से हो जाए, यानी कि अपनति हो जाए या अवनति हो जाए, एंटीक्लाइन हो जाए या सिंक्लाइन हो जाए। तो इससे जिस स्थलाकृति की निर्माण होती है, अगर उसका शेप तस्तरी के समान है, डिस्क के समान है, सॉसर के समान है, तो उसे हम लोग कहते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अंदर सीधे जम गया जैसे कि आपने देखा तो इसे हम कहेंगे बैथोलिथ, थोड़ा सा ऊपर आके जमा तो इसे हम कहेंगे लैकोलिथ, और अगर ये जो जमाव हुआ है इसका जमाव सॉसर के रूप में हुआ है तो इसे हम कहेंगे लैपोलिथ। सॉरी, अगर इसका जमाव सॉसर के रूप में हुआ है तो इसे हम कहेंगे लैपोलिथ, और अगर इसका जो जमाव है वह अपनति यानी कि इस प्रकार से हुआ है या इस प्रकार से हुआ है तो इसे हम कहेंगे फैकोलिथ। अब हम आगे बात करते हैं सिल के बारे में। किसके बारे में? सिल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा लावा जा रहा है बाहर, ये अगर बगल में अपने क्षेत्रों में इस प्रकार से जम जाता है तो इसे हम कहते हैं सिल। और अगला हमारा हुआ डाइक। डाइक में क्या होता है कि ये हमारा वर्टिकल जमाव होता है। सिल और डाइक में मुख्य रूप से यही डिफरेंस है कि सिल में जो जमाव होता है वह हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज होता है, और जो हमारे डाइक होते हैं उनमें जमाव वर्टिकल यानी कि सीधे होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप लोग चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।